तो चलिए आज हमारा फिजिक्स में चौथा लेक्चर है और इन क्वेश्चंस जो देख रहे थे आपके डायमेंशनल एनालिसिस के क्वेश्चंस देख रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 21 क्वेश्चंस तक हम कर चुके हैं। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22nd क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है वो द डायमेंशंस ऑफ क्वेश्चन इज द डायमेंशंस ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर where epsilon naught is the permittivity of free space and E is the electric field। तो देखिए, अगर आपने 12th की सिंपल बेसिक सी फिजिक्स भी पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा जो कैपेसिटर है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लीजिए, किसी भी टाइप का कैपेसिटर ले लीजिए, उस कैपेसिटर में जो एनर्जी डेंसिटी होती है, एनर्जी डेंसिटी, इसे आपने स्मॉल यू से डिनोट किया होगा, एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है कितनी एनर्जी इसमें स्टोर है पर यूनिट वॉल्यूम। वो होता है आपके हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो यानी एक्चुअली ये जो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है, दिस इज द एनर्जी डेंसिटी, ये आपकी एनर्जी डेंसिटी है। इसका मतलब जो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। नाउ एनर्जी जो होती है और वर्क डन जो होता है उनका डायमेंशनल फार्मूला आपको पता ही है, ml2t-2। हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी। एंड द वॉल्यूम इज एल क्यूब। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एल क्यूब ऊपर जाके एल की पावर -3 हो जाएगा, ml-1t-2। तो ml-1t-2 इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सिंपली अगर आपको पता है कि एनर्जी डेंसिटी एक कैपेसिटर में हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बराबर होती है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। सिंपली आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कैपेसिटर में। इवन बोर्ड के एग्जाम के लिए जिन्होंने प्रिपेयर किया होगा वो भी कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन आज का। ठीक है, इसे थोड़ा सा मिनिमाइज करके साइड करते हैं। क्वेश्चन है, इफ द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, देन द फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी। ठीक है, वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में हमें ऑप्शन वाइज चेक करना पड़ेगा। सपोज सबसे पहले हम जाते हैं फर्स्ट वाले ऑप्शन पे। ये कह रहा है कि अगर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू -2 है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका प्रेशर को। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। प्रेशर के अगर हम बात करें, प्रेशर इज इक्वल टू होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स होता है आपका mlt-2 एंड द एरिया इज एल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपका ml-1t-2। तो ये बनेगा आपका ml-1t-2। तो ये आपकी प्रेशर की यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपली ये क्या बन रहा है, आपका प्रेशर की यूनिट बन रही है। ठीक है, आई थिंक एक ही ऑप्शन सही होगा इसमें, वन ऑप्शन करेक्ट वाला होगा। तो आपका आंसर जो आ रहा है पहला ही सही आ रहा है। ठीक है, बाकी चेक कर लीजिएगा, बाकी गलत आ रहे होंगे। जैसे वेलोसिटी है, अगर हम बात करें वेलोसिटी की तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1 होता है। फिर आता है एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला LT-2 होता है, चेक कर लीजिएगा एक बार रख के ABC की वैल्यू। और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला MLT-2 होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। इसे थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं। Which two of the following five physical parameters have same dimensions? तो बताना है इसमें से 5 पैरामीटर्स दिए हैं, इसमें से किस किस का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। सबसे पहले हम बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी की, स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। अभी हमने देखा था एनर्जी डेंसिटी जो होती है वो सिंपली एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होती है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका ml-1t-2। ठीक है, नाउ बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से या एन से डिनोट करते हैं। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है डायमेंशन लेस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंस यूनिट लेस है तो इसलिए डायमेंशन लेस भी होती है। फिर बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के वाला जो फार्मूला आपने देखा होगा, दिस इज अगेन डायमेंशन लेस।
फिर बात आती है आपकी यंग्स मॉडुलस की। यंग्स मॉडुलस जो होता है वो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन डायमेंशनलेस होता है और स्ट्रेस जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस होता है लेकिन स्ट्रेस जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स होता है आपका mlt-2 अपॉन एरिया करेंगे एल स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है ml-1t-2। तो देखिए एनर्जी डेंसिटी और यंग्स मॉडुलस का तो सेम आ चुका है आपका। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भी सेम आ गया आपका। तो इसका मतलब है जो आपका पहला एनर्जी डेंसिटी और चौथा ये सेम होना चाहिए, फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका सी। या आपका अगर ऑप्शन होता सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन है नहीं, तो फर्स्ट एंड फोर्थ ही आपका ऑप्शन है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ वाला जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे को बढ़ते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन ऑफ मास, लेंथ, टाइम एंड करंट वुड बी। मतलब सिंपली रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला आपको निकालना है। अब देखिए रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए आप ओम्स लॉ भी यूज़ कर सकते हैं, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, V इक्वल टू आई आर भी यूज़ कर सकते हैं। तो R कैन बी रिटन एज V बाई आई। V इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ये, इसको आप लिख सकते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सिंस चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होती है तो चार्ज को इन टर्म्स ऑफ करंट लिखा जा सकता है, करंट इनटू टाइम। और एक करंट का तो आपका पहले से ही था। अब वर्क डन जो हो जाएगा, वर्क डन क्या होता है आपका ml/t-2। करंट इज आई, टी इज टाइम, अगेन करंट इज आई। नाउ इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ml/t-3 I-2। तो ये आ जाएगा ml/t-3 I-2। दैट इज द ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आज का। डायमेंशनल एनालिसिस के क्वेश्चंस इजी होते हैं अगर आपको दो तीन चीज़ों के डायमेंशनल फार्मूला पता है तो इन क्वेश्चंस को करने में कोई ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 पे जाते हैं हम। 26 क्वेश्चन इज द वेलोसिटी v of a particle at time t is given by v is equal to at plus b upon t plus c, where a, b and c are constant, then the dimensions of a, b and c are। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बेस्ड है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जैसे सपोज हम बात करते हैं टी है, टी जो है टाइम है, तो टाइम को आप सिर्फ एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ ऐड कर सकते हैं, या टाइम को आप कह सकते हैं कि सिर्फ टाइम के साथ ऐड कर सकते हैं। तो यानी अगर टी टाइम है तो सी जो होगा, सी का डायमेंशनल फार्मूला भी टाइम के बराबर ही होना चाहिए, क्योंकि टाइम को सिर्फ और सिर्फ टाइम के साथ ही ऐड किया जा सकता है। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सी इज टी। पहली चीज हमें पता चल गई। और दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं, जो ए टी है, ए इंटू टाइम, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपका v के बराबर होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग। क्योंकि कोई भी चीज़ जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें ऐड होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो वो जो भी नई चीज़ बना के आती है, नई फिजिकल क्वांटिटी आती है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी उन फिजिकल क्वांटिटीज़ के बराबर होना चाहिए। तो यानी अगर हम बात करते हैं a इंटू टी, टी जो है वो टाइम है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर होना चाहिए, v के बराबर। लेफ्ट हैंड साइड में आपका v दिया हुआ है, v का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है LT-1 होता है। तो जो a का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो होगा LT-1 अपॉन t, विच कम्स आउट टू बी LT-2। तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला भी आपको पता चल गया, विच इज LT-2। c का डायमेंशनल फॉर्मूला पता चल गया, दैट इज t। आंसर तो आ चुका हमारा, ए ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि एक ही ऑप्शन में इस तरह की चीज़ें दी हुई हैं। ना तीसरा अगर हम देखते हैं b का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। देखिए सेकेंड टर्म जो हमारे पास है दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b अपॉन टी प्लस सी। देखिए टाइम प्लस सी, टाइम को टाइम के साथ ऐड करेंगे तो टाइम ही आएगा, तो यानी डिनोमिनेटर जो भी आएगा
इस वाले कंडीशन में जो भी डिनोमिनेटर होगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी टी के बराबर ही होना चाहिए। नाउ दिस वैल्यू b अपॉन टी प्लस सी इज इक्वल टू v वेलोसिटी, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर होना चाहिए? एल टी माइनस वन, वेलोसिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर। तो b का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो आएगा एल टी माइनस वन इंटू टी, टी से टी कैंसिल, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b कम्स आउट टू बी l। तो b का डायमेंशनल फॉर्मूला l आ गया, a का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस टू आ गया और c का डायमेंशनल फॉर्मूला t आ गया। तो योर ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आपका जो ए वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 जो कह रहा है रेशियो ऑफ डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने कहा था अगर आप प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, हम E इज इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा या एच न्यू वाला कॉन्सेप्ट आप यूज़ कर सकते हैं। E इज एनर्जी, C इज स्पीड ऑफ लाइट एंड लेमडा इज वेवलेंथ। तो इसको लिखा जा सकता है आपका E lambda बाई C which is equals to Planck's constant. Then the dimensional formula of Planck's constant is E is energy, energy का होता है ml2 t minus 2, lambda is length and C is velocity। तो लेंथ से लेंथ कट गया, t की पावर माइनस वन जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ml2 t minus 1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो कैपिटल आई से डिनोट कर लेते हैं हम इसको। ये इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है अगर आपने पढ़ा हुआ तो ये सिंपल ml स्क्वायर होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज, अब हमें कह रहा है हमें रेशियो बताना है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ये हो जाएगा आपका ml2 t माइनस वन अपॉन ml स्क्वायर। ml स्क्वायर से ml स्क्वायर कैंसिल, सिंपली आ जाएगा t की पावर माइनस वन, यानी वन अपॉन टी। टी की पावर माइनस वन का मतलब है वन अपॉन टी। तो ये वेलोसिटी का तो है नहीं, एल टी माइनस वन होता है, टाइम का टी होता है। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम का अगर आप निकालेंगे एम वी आर होता है, एम वी आर का मतलब है एम एल टी माइनस वन इंटू एल, एम एल टू टी माइनस वन होता है, तो एंगुलर मोमेंटम भी नहीं है। और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो वन अपॉन टाइम के बराबर होती है। तो यही आपका टी की पावर माइनस वन, यही आपका आंसर सही है। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, इसको साइड करते हैं, डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज। ये बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिएगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग फोर्स, दो पार्टिकल जिनका मास m1 और m2 है और जिनके बीच की सेपरेशन r है, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो लगता है आपका एफ आर स्क्वायर ओवर m1 m2। नाउ जी का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हमें निकालना है तो ये हो जाएगा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, दैट इज mlt माइनस टू, डिस्टेंस एल स्क्वायर अपॉन मास इंटू मास इज m स्क्वायर। तो ये m स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा m माइनस वन एल क्यूब t माइनस टू। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज m माइनस वन एल क्यूब t माइनस टू। This is the dimensional formula of universal gravitational constant. Okay, this is the 28th question. Let us move to the next question. क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें पहले डिस्कस करी हुई हैं तो मैं ज़्यादा एम्फेसिस दे नहीं रहा हूँ कि बार बार से दोबारा डायमेंशनल फॉर्मूला किस तरीके से निकालते हैं। अभी हमने क्वेश्चन देखा था प्लैंक्स कांस्टेंट हैज़ द डायमेंशंस ऑफ। ठीक है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला भी हमने देखा था थोड़ी देर पहले। अगर आप देखेंगे तो हमने देख रखा है प्लैंक्स कांस्टेंट का, दोबारा से प्लैंक्स कांस्टेंट का निकाल देता हूँ डायमेंशनल फॉर्मूला। हमने किस तरीके से देखा था? हमने देखा था E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा वाले कॉन्सेप्ट से। तो H इज इक्वल टू जो आता है वो आता है आपका E लेमडा बाई सी के बराबर। E जो होता है वो एनर्जी हो गई,
ml2t-2, लैम्डा जो होता है वो वेवलेंथ होती है, l और t जो होता है वो lt-1, l से l कैंसिल हो गया, t-1 जब ऊपर जाएगा तो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला जो बनेगा ये बनेगा ml2t-1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। नाउ बात करते हैं, अब हम ऑप्शन वाइज अगर हम चलते हैं, सबसे पहला जो हम लीनियर मोमेंटम की अगर हम बात करते हैं, लीनियर मोमेंटम को स्मॉल p से डिनोट करते हैं, ये मास इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है, तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो आएगा mlt-1, जो ml2t-1 के बराबर नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है mvr, mv, v इज वेलोसिटी, r इज l, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है आपका ml2t-1। दैट इज एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है वो प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर होता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि एंगुलर मोमेंटम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर होता है। ठीक है, तो आगे भी आप कभी क्वेश्चन आएगा तो इस तरह के क्वेश्चन आप बना सकें इजीली। ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन होगा आज का ये। A pair of physical quantities have same dimensional formula is। ओके, हमें बताना है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे सेम है। तो हम ऑप्शन करके चेक करते हैं। पहला है फोर्स एंड टॉर्क। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है mlt-2 होता है। टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये होता है ml2t-2। टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स के बराबर नहीं होता है। Now let us move to the second option. Second option is second option है आपका वर्क एंड एनर्जी। तो देखिए, वर्क जो होता है वो भी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा, फोर्स का होता है mlt-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट इज l, तो ये हो जाएगा ml2t-2। और एनर्जी की अगर हम बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ले लीजिए, कोई सी भी एनर्जी ले लीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं सपोज काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। तो इसका अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी का, हाफ इज डायमेंशनलेस, मास का m, और lt-1 का स्क्वायर करेंगे आप, तो ये हो जाएगा ml2t-2। तो यानी एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, ml2t-2। और वर्क डन का कितना था, ml2t-2, फोर्स का, एनर्जी का भी ml2t-2। तो इसका मतलब है वर्क और एनर्जी इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, बाकी आप चेक कर सकते हैं इम्पल्स का क्या होता है। चलिए मैं बता देता हूँ, इम्पल्स जो होता है इसे हम जे से डिनोट करते हैं। दिस इज फोर्स फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन, या फिर चेंज इन मोमेंटम। मैं जनरली यू प्रेफर करता हूँ चेंज इन मोमेंटम, दैट इज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। और मोमेंटम जो होता है वो आपको मास इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है, तो मास इंटू वेलोसिटी। सिंपली जो इम्पल्स होता है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-1 होता है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम जो थे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस किए हुए, तो उसमें से आप देख लीजिएगा। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। तो क्वेश्चन नंबर 10th पे हम पढ़ते हैं। ओके, द डायमेंशनल फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स इज। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए डायमेंशनल फार्मूला हमें निकालना है। तो देखिए, मैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूज़ करता हूँ। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होती है, माइनस d∅/dt के बराबर होती है। तो यानी d∅ का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो किसके बराबर होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इनटू टाइम। dt शॉर्ट टाइम है, टाइम ही है, d∅ मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज है लेकिन है तो मैग्नेटिक फ्लक्स ही, और E जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है ना। पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करेंगे तो ये होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर। तो ये वर्क डन जो होता है ये होता है, अभी एनर्जी और वर्क डन का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला था ml2t-2, और चार्ज जो होता है ये IT के बराबर होता है। तो यानी जो E का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा पोटेंशियल डिफरेंस का, वो आएगा ml2t-3 I-1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस।
ना अगर हम बात करते हैं डी फाई का डायमेंशनल फॉर्मूला या सिंपली फाई का मैग्नेटिक फ्लक्स का, वो होता है ई इंटू डी टी। ई जो आया वो आया आपका ml2 t minus 3 I minus 1 and dt is time. So dimensional formula of flux comes out to be ml2 t minus 2 I minus 1, ml2 t minus 2 I minus 1। ठीक है, ml2 I की जगह यहाँ पे इसने a यूज किया हुआ है, एम्पेयर वाला a। ठीक है, तो your answer is, I think first option is the correct option, ml2 t minus 2 a minus 1 या I minus 1, एक ही चीज है। Now let us move to the next question। क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं आज का 11th क्वेश्चन है। ठीक है, सॉरी, इसको इरेज करते हैं। ओके, तो लेट अस मूव टू द 11th क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। The force on a sphere of radius r moving in a medium with velocity v is given by F is equals to 6 pi eta rv। Then the dimensions of eta r। तो एक्चुअली ये जो हमें लॉ दिया हुआ है, ये स्टोक्स लॉ दिया हुआ है। स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि सपोज हमारे पास, मान लेते हैं हमने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में हमने कोई फ्लूइड रख दिया है। मान लेते हैं कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने कोई फ्लूइड डाल दिया। सपोज इसमें एक फ्लूइड आपका ये पड़ा हुआ है। इस फ्लूइड की अपनी जो विस्कोसिटी होती है, जिसे आप कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी बोलते हैं, ठीक है, उसको हम कंसीडर करें। लेट द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ दिस फ्लूइड इज, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ दिस फ्लूइड इज ईटा। इस फ्लूइड में अगर सपोज आप कोई स्फेयर को डिप करते हैं, सपोज हमारे पास एक स्फेयर है या स्फेरिकल कोई भी बॉडी है जिसकी रेडियस है r, और वो नीचे को मूव कर रही है आपकी v की वेलोसिटी से, तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ इसमें एक ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगने लगता है, जिसको हम विस्कस फोर्स बोलते हैं। और ये जो विस्कस फोर्स होता है, ये 6 पाई ईटा आर वी के बराबर होता है। F इज इक्वल टू किसके बराबर होता है आपका? F होता है 6 पाई ईटा आर वी के बराबर। now लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखेंगे, फोर्स इज mlt minus 2। 6 पाई इज a numerical constant, numerical constants are dimensionless। ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें निकालना है। r इज द रेडियस, दैट इज द लेंथ, एंड b इज द वेलोसिटी, दैट इज lt माइनस 1। तो अब आप क्या करेंगे, mlt माइनस 2 अपॉन l को नीचे ले जाएंगे, lt माइनस 1 को नीचे ले जाएंगे, कम्स आउट टू बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईटा। एक l से आपका l कट जाएगा और एक l ऊपर जाएगा, तो ये आएगा आपका ml माइनस 1। t माइनस 1 ऊपर जाके प्लस का 1 होगा, तो ये बनेगा आपका t माइनस 1। ml माइनस 1 t माइनस 1 is the dimensional formula for the coefficient of viscosity eta। कभी कभी इसे सिंपली विस्कोसिटी भी बोल देते हैं। ओके, now let us move to the next question। लास्ट क्वेश्चन आज का हम देख रहे हैं। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द डायमेंशंस ऑफ टाइम। टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला कौन इसमें से रिप्रेजेंट कर रहा है? एल सी रिप्रेजेंट कर रहा है, या आर बाई एल रिप्रेजेंट कर रहा है, या एल बाई आर रिप्रेजेंट कर रहा है, या सी बाई एल रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये जो है एल और सी यहाँ पे दिए नहीं है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं जो स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं, एल इज जो आपका होता है वो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस होता है, सी इज कैपेसिटेंस, तो इसके हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हम ये मान के चलते हैं। ओके, नाउ अगर हम बात करते हैं एल की, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की अगर हम बात करते हैं, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो एल का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ई डी टी बाई डी आई के बराबर। ठीक है, ई जो होता है ये होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दिस इज डी टी इज टाइम एंड डी आई इज करंट। तो जो एल का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, वर्क डन का होता है आपका एम एल टू टी माइनस 2, टाइम डी टी टाइम ही है, क्यू जो होता है ये आई टी करंट इंटू टाइम, एंड डी आई जो होता है अगेन करंट। तो जो एल का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो आएगा एम एल टू
t -2 और ये t है आपका, t से t कैंसिल हो गया, t -2 I -2. This is the dimensional formula for L. Now let us move to the dimensional formula of capacitance. देखिए कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, यूजिंग Q इज इक्वल टू सी वी भी आज यूज कर सकते हैं, फिर C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ठीक है ना। तो C की जगह आप Q बाई वी यूज कर सकते हैं। Q जो होता है वो IT करंट इनटू टाइम, और V जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं C का, तो ये होता है IT अपॉन वर्क डन इज ml2 t minus 2 and the charge is IT, अगेन IT ऊपर जाएगा और m ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा m-1, l ऊपर जाएगा तो l-2, t ऊपर जाएगा तो t स्क्वायर, और IT जो था पहले से था तो ये हो जाएगा I स्क्वायर t स्क्वायर। अब कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला जो आया वो आया आपका m-1 l-2 t4 I स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब हमें विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव डायमेंशंस ऑफ टाइम, तो आपको सिंपली अब क्या करना है, L इंटू सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, R बाई एल की वैल्यू निकालनी है, L बाई आर की वैल्यू निकालनी है, और C बाई एल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पे R की हमने डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं निकाला है, तो R का भी हम निकाल लेते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, V इजकल्स टू आई आर से, ठीक है। V इजकल्स टू आई आर से आप R का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, R इजकल्स टू V बाई आई, हमने पीछे भी किया हुआ है। फिर पोटेंशियल डिफरेंस इज अगेन वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन इज ml2t minus 2 and the charge is IT, I into I is I square t। तो जो रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है आपका ml2t minus 3 I minus 2। अब देखिए आपका काम क्या है, आपका काम है L इंटू सी निकालना, R बाई एल निकालना, L बाई आर निकालना, और C बाई एल निकालना। तो चलिए हम यहाँ पे एक बार C वाला ऑप्शन को चेक करते हैं, L बाई आर को निकालने की कोशिश करते हैं। L बाई आर इसको हम निकाल लेते हैं, हम यूज़ कर रहे हैं L बाई आर, ठीक है ना। L बाई आर को, L का डायमेंशनल फॉर्मूला था आपका ml2t माइनस 2 I माइनस 2, और R का डायमेंशनल फॉर्मूला था आपका ml2t माइनस 3 I माइनस 2। m से m कैंसिल, L से 2 से L2 कैंसिल, I माइनस 2 से I माइनस 2, t माइनस 3 ऊपर जाके t हो जाएगा। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम। अब आखिर मैंने L बाई आर ही क्यों चूज़ किया, मैं कोई और ऑप्शन भी ले सकता था, R बाई एल भी ले सकता था, C भी एल सी भी ले सकता था, C बाई एल भी ले सकता था। इसको लेने का कारण ये है कि अगर आपने AC वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, इसको पहले इरेज करते हैं हम सारी चीज़ों को। देखिए AC वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा जो L बाई आर होता है, L बाई आर ये टाइम कांस्टेंट होता है। L बाई आर इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ RL सर्किट। जो RL सर्किट आपने देखा होगा उसका जो टाइम कांस्टेंट होता है वो L बाई आर होता है, और एक्चुअली ये टाइम ही होता है। तो अगर आपको ये चीज़ें पता है कि टाइम कांस्टेंट L बाई आर के बराबर है, तो आप सिंपली सीधे ही C वाला ऑप्शन को करेक्ट कर सकते थे, ठीक है। आपको आगे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं होती, उससे टाइम बचता आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। तो ये चैप्टर इसको हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस देखेंगे, अगली बार हम 20 के अराउंड क्वेश्चंस देखने वाले हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।